हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5 का सेकंड टॉपिक दैट इज स्टोर्स। इससे पहली वाली वीडियो में हमने पोस्टल गुड्स के बारे में बात करी थी। आज हम स्टोर्स का टॉपिक कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये कस्टम एक्ट्स के नोट्स चाहिए जो भी मैं वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ, आप इसे परचेज कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में या तो पिंड कमेंट में दे रखे हैं, आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले जानते हैं कि स्टोर्स होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोर्स। तो एक डेफिनेशन हमें दी है। कस्टम्स एक्ट हमें बताता है कि स्टोर्स का मतलब ऐसा है कि स्टोर्स मींस गुड्स फॉर यूज इन वेसल और एयरक्राफ्ट एंड इट इंक्लूड्स फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स एंड अदर इक्विपमेंट्स वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग। कहने का मतलब वेसल यानी कि शिप और एयरक्राफ्ट यानी कि एरोप्लेन, इनमें जो भी गुड्स यूज होते हैं उनको स्टोर्स के कैटेगरी में डाल देते हैं। गुड्स क्या क्या हो सकते हैं? फूड हो गया, ड्रिंक हो गई, मेडिसिन हो गई, क्योंकि मतलब इनमें क्रू होता है, पैसेंजर्स होते हैं, उनको खाना पीने का सामान देना है, इमरजेंसी में मेडिसिन लग सकती है। लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, ऑक्सीजन, लाइफ बोट्स हो सकती है, टाइटैनिक में देखा होगा लाइफ बोट, या कोई और आर्टिकल्स और इक्विपमेंट यूज फॉर एंटरटेनमेंट। जो भी चीज़ें वेसल एयरक्राफ्ट में यूज होती है उसको कह देते हैं प्यार से स्टोर्स। एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इस डेफिनेशन में व्हीकल वर्ड का यूज नहीं हुआ, यानी कि लैंड रूट से जो भी ट्रांसपोर्ट है, यानी कि गाड़ी हो गई, ट्रक हो गए, ट्रेन हो गई, उस पे स्टोर्स की बातें नहीं कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ वेसल और एयरक्राफ्ट की बातें करते हैं। तो स्टोर्स का मतलब जो वेसल और एयरक्राफ्ट में गुड्स यूज हो रहे हैं, फ्यूल और स्पेयर पार्ट्स भी इसमें इंक्लूड है, वेदर दे आर फॉर इमीडिएट फिटिंग और नॉट। अब हम स्टोर्स पढ़ क्यों रहे हैं ये जानते हैं, फिर देखते हैं कि इसके लिए प्रोविजन क्या है। देखो होता क्या है, रोज इंडिया से काफ़ी सारी फ्लाइट्स, काफ़ी सारे वेसल्स इंडिया से बाहर जाते हैं और इंडिया के अंदर भी आते हैं। इंडिया से यूएसए फ्लाइट जाती है, यूएसए से इंडिया आती है, रोज लगा रहता है। अब इन फ्लाइट्स और वेसल्स के साथ स्टोर्स भी इंडिया के अंदर और बाहर जाते रहते हैं। अगर फ्लाइट बाहर जा रही है, इंडिया से यूएसए जा रही है, तो स्टोर्स एक्सपोर्ट हो गए। यूएसए से इंडिया आ रही है तो स्टोर्स इंपोर्ट हो गए। तो ये पूरी चीज़ें डील करती है कि स्टोर्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, और अगर लगनी चाहिए तो कैसे लगेगी, नहीं लगेगी तो क्यों नहीं लगेगी, ये सारी चीज़ें बात करता है ये सारे प्रोविजन। नाउ लेट्स सी वन बाय वन इसको कवर करते हैं। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टोर्स। सबसे पहले आता है वेयर हाउसिंग। अब इंडिया में सामान आएगा, इंडिया में फ्लाइट या वेसल्स आएगी, अपने साथ स्टोर्स भी लेके आएगी। कुछ बच जाएंगे और कुछ बच गए तो वो अगली फ्लाइट या वेसल में यूज़ होंगे। थोड़े टाइम के लिए इनको सेफ रखने के लिए वेयर हाउस में रख दिया जाएगा। तो क्या इन स्टोर्स पे वेयर हाउसिंग के प्रिंसिपल्स लगेंगे, नहीं लगेंगे? जो हमने वेयर हाउसिंग का अलग से चैप्टर पढ़ा था, क्या वेयर हाउसिंग के रूल्स इस पे अप्लाई होंगे, नहीं होंगे? लेट्स सी। Where any imported goods are entered for warehousing and the importer makes and subscribes to a declaration. Importer एक declaration दे देता है that the goods are to be supplied as stores to vessels or aircraft without payment of import duty. The proper officer may permit the goods to be warehoused without the goods being assessed to duty. देखो क्या कहता है ये, हमने वेयर हाउसिंग में सीखा था कि अगर वेयर हाउस में गुड्स हम रखते हैं, जस्ट वन सेकेंड, अगर वेयर हाउस में हम इंपोर्टेड गुड्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उन गुड्स को असेस करेगा कि उस पर कितनी कस्टम ड्यूटी बनती है, क्या गुड्स है, ये सारी चीज़ें उस पर असेस करेगा। पेमेंट अभी नहीं करनी कस्टम ड्यूटी की। वेयर हाउसिंग में हमने रूल्स देखे थे कि पेमेंट कब करनी है, उसके बाद इंटरेस्ट चढ़ेगा, कब कितने टाइम बाद इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। बट मेन चीज़ यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉपर ऑफिसर वेयर हाउस में गुड्स रखने से पहले उनको असेस करता है कि कितनी कस्टम ड्यूटी उनमें बनती है, क्योंकि उसी के बेसिस पे 3 टाइम्स ऑफ
कस्टम ड्यूटी, एक बॉन्ड साइन होता है, ये सब हमने पढ़ा था वेयर हाउसिंग में। बट अगर स्टोर्स का केस है, उसमें क्या कह रहे हैं कि अगर कोई इम्पोर्टेड गुड्स है जो वेयर हाउसिंग में हमने डाल रहे हैं, तो इम्पोर्टर अगर एक सब्सक्राइब कर दे, डिक्लेरेशन दे दे दैट दीज गुड्स आर सप्लाइड एज स्टोर्स टू वेसल और एयरक्राफ्ट, इनको स्टोर्स की तरह कंसिडर करो, ये बाद में वेसल और एयरक्राफ्ट में एज अ स्टोर्स जाएंगे, इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, तो प्रॉपर ऑफिसर अलाउ कर देगा इन गुड्स को वेयर हाउस में रखने के लिए विदाउट द गुड्स बीइंग असेस्ड टू ड्यूटी, उसको विदाउट असेसिंग करेगा। यहाँ पे असेस नहीं करेगा, यानी कि वेयर हाउसिंग की प्रोविजंस इस पे नहीं लगेंगी, क्योंकि मेन काम ही नहीं करा इसने असेस का। इसी को कहते हैं वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। ये कंसेप्ट है वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, कि वेयर हाउस में सामान भी चला गया और वेयर हाउसिंग के रूल्स भी फॉलो नहीं करे। ठीक है, तो ये स्टोर्स के लिए अलाउड है अगर इंपोर्टर एक डिक्लेरेशन दे दे। जस्ट फॉर रीडिंग एक चीज मैंने दे रखी है, इसको रीड कर लेते हैं। इट इज कन्वीनियंट टू अलाउ imported ships stores to be kept in a bonded warehouse and thereafter supplied to vessels, aircraft as and when required. ये convenient है। This is a deviation from the general provisions of warehousing of goods, where the goods are assessed to duty at the time of warehousing, though such duty is not payable at the time of warehousing। वही चीज़ जो मैंने अभी समझाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कन्वीनियंट है कि अभी स्टोर्स को ऐसे ही अलाउ कर दो, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ ना करो, असेसमेंट ना करो, क्योंकि बाद में इसको स्टोर्स में चला ही जाना है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो ये तो था स्टोर्स का वेयर हाउसिंग से रिलेटेड। फिर देखते हैं ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट ऑफ स्टोर्स, उसके लिए क्या बातें बोली गई है। एनी स्टोर्स इंपोर्टेड इन अ वेसल और एयरक्राफ्ट, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ वेसल और एयरक्राफ्ट की ही बातें हो रही है इस चैप्टर में, व्हीकल नहीं यूज हो रहा। तो any stores may remain on board of such vessel or aircraft without payment of duty while it is in India। कहने का मतलब यूएसए से फ्लाइट या वेसल आ रहा है इंडिया, अब उन फ्लाइट और वेसल में स्टोर्स भी है, तो इन स्टोर्स को विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी इंडिया में आने दिया जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, और उसमें कंज्यूम भी कर सकते हैं। ये तो हो गया ट्रांजिट। ट्रांसशिप कह रहे हैं एनी स्टोर्स इंपोर्टेड में with the permission of proper officer be transferred to any vessel or aircraft as stores for consumption। अब देखो, यूएसए से इंडिया फ्लाइट आई, फिर इस फ्लाइट में स्टोर्स थे, इन स्टोर्स को फिर फ्लाइट से निकाल के किसी दूसरी फ्लाइट या वेसल में शिफ्ट कर दिया गया और उन वेसल में कंज्यूम हुआ। तो ये कह रहा है कि ट्रांसशिपमेंट, इसी प्रोसेस को ट्रांसशिपमेंट कहते हैं, कि एक मतलब व्हीकल बदल रहा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं, एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट हो रही है, एक फ्लाइट से दूसरा वेसल हो रहा है, तो व्हीकल बदल रहा है। तो एनी स्टोर्स इंपोर्टेड में विद द परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर बी ट्रांसफर टू एनी वेसल और एयरक्राफ्ट एज स्टोर्स फॉर कंजम्पशन, स्टोर्स की तरह उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बस रीडिंग के लिए ज़्यादा मतलब रेलिवेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, बस पता होनी चाहिए चीज़ें। फिर कहते हैं Custom Act provides that any imported stores on board a vessel or aircraft, कोई भी स्टोर जो एक वेसल और एयरक्राफ्ट के है में है, दे कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, उसको तुम कंज्यूम कर सकते हो। कंज्यूम यानी अगर फ्यूल है, फूड है, मेडिसिन है, या कोई भी स्पेयर पार्ट्स है, उनको कंज्यूम कर लो, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी उस पर। ड्यूरिंग द पीरियड सच वेसल और एयरक्राफ्ट इज अ फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट, बट एक कंडीशन है, स्टोर्स तुम कभी तभी कंज्यूम कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अगर वो व्हीकल या एयरक्राफ्ट फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट है। अब फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट क्या होता है, इसके लिए भी एक डेफिनेशन दी गई है, फटाफट से देखते हैं इसे। देखो, फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट का एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर हम देखें तो ऐसा वेसल एयरक्राफ्ट जो फॉरेन में जा रहा है, यानी कि विदेश जा रहा है, यानी इंडिया से बाहर जा रहा है, यानी कि इंगेज है वो इंडिया से बाहर जाने में, इंडिया से अंदर आने में, तब वो माना जाएगा फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट। यानी डोमेस्टिक वेसल, डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं है, वो इंटरनेशनल फ्लाइट है। ठीक है,
टेक्निकल डेफिनेशन क्या कहता है? इट मीन्स एनी वेसल एयरक्राफ्ट for the time being engaged in the carriage of goods या passengers between any port airport in India or outside India irrespective of touching any intermediate port airport in India। कहने का मतलब इतना ही है कि ऐसा वेसल एयरक्राफ्ट जो इंगेज है फॉर कैरेज ऑफ गुड्स बिटवीन कोई एयरपोर्ट इंडिया में और कोई एयरपोर्ट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इन एंड आउटसाइड इंडिया, तो वो माना जाएगा फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट। एंड इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है वो देख लिया है। एनी नेवल वेसल ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट टेकिंग पार्ट इन नेवल एक्सरसाइज, यानी कि नेवी की अगर कोई वेसल है वो भी इसमें आ जाएगा फॉरेन गवर्नमेंट का। फिर एनी वेसल इंगेज इन फिशिंग और एनी अदर ऑपरेशन आउटसाइड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, यानी कि टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर कोई वेसल या वेसल है जो फिशिंग की एक्टिविटी कर रहा है वो भी इसमें इंक्लूड होगा फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट में। या एनी अदर ऑपरेशन, यानी कि सी बेड से तेल निकाल रहे हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। या एनी वेसल एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया फॉर एनी पर्पस व्हाटसोएवर, इंडिया से बाहर जा रहे थे, वो फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट है। कहने का मतलब इतना है, फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट पे अगर कोई स्टोर्स है उसको तुम कंज्यूम कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। अब इसी पे एक क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं। एक फिशिंग ट्रॉलर है, ऑपरेट कर रहा है 10 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, इज इट इंटाइटल्ड टू ड्यूटी फ्री स्टोर्स? क्या वो ड्यूटी फ्री स्टोर्स के लिए इंटाइटल्ड है कि नहीं? लेट्स सी। देखो, इंडिया की जो बेस लाइन है हमने पढ़ा था, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरा इंडिया माना जाता है, और इससे बाहर के सारे हाई सीज है, यानी कि फॉरेन वाटर्स। अब ये जो बंदा है जो फिशिंग कर रहा है, ये कर रहा है विद इन 10 नॉटिकल माइल्स ऑफ इंडिया, तो क्या ये ड्यूटी फ्री स्टोर्स के लिए इंटाइटल्ड है कि नहीं? इसका स्ट्रेट अवे आंसर रहेगा कि नहीं, ये इंटाइटल्ड नहीं है। रीजन मीन ये इंडिया के अंदर ही फिशिंग कर रहा है, इंडिया से बाहर नहीं जा रहा, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ फॉरेन गोइंग वेसल। हमने फॉरेन गोइंग वेसल की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें था इट इंक्लूड्स एनी वेसल एंगेज इन फिशिंग ऑपरेशंस आउटसाइड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया के बाहर अगर काम करता, ये इंडिया के बाहर मछली पकड़ने जाता, तो ये स्टोर्स ले सकता था ड्यूटी फ्री, बट ये विद इन 10 नॉटिकल माइल्स है, 12 से बाहर नहीं गया ये, देयरफॉर ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर फ्री स्टोर्स, ठीक है। ये कंसेप्ट ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ये था अपना ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट, जिसमें हमने फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट की एक डेफिनेशन रीड करी। एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ी, दैट इज अदर देन स्टोर्स टू विच सेक्शन 90 अप्लाइज। इसको हम बाद में देखेंगे कि क्या कहता है सेक्शन 90 पढ़ते वक्त। फिर है ड्रॉबैक ऑफ स्टोर्स, यहाँ पे भी लिखा है अदर देन दोस कवर्ड बाय सेक्शन नंबर 90। फिर 90 जब पढ़ेंगे इस पे फिर आ जाएंगे एक बार। ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी फॉर स्टोर्स क्या कहता है ये? इफ इम्पोर्टेड स्टोर्स ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज पेड, अगर बाई चांस स्टोर्स पे कस्टम ड्यूटी पे हो गई और उन स्टोर्स को री एक्सपोर्ट करना है, वापस री एक्सपोर्ट बाहर जाने हैं वो एज अ स्टोर्स दैट इज टेकन ऑन बोर्ड ऑफ एनी फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट एज अ स्टोर्स वो जाएंगे, तो वो कस्टम ड्यूटी का ड्रॉबैक ले सकते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी इज रीपेड एज ड्रॉबैक एज फॉलोज। नॉर्मली ड्रॉबैक का रेट होता है 98%, तो वेसल में 98% ड्रॉबैक मिल जाएगा। अगर हमने 1 लाख रुपये दिए तो 98,000 रुपीज़ का हम रिफंड ले सकते हैं, यानी कि ड्रॉबैक ले सकते हैं। वेसल के लिए 98%, एयरक्राफ्ट के लिए भी 98%। बट एक चीज़ ध्यान रखना, एयरक्राफ्ट में फ्यूल एंड लुब्रिकेंट के लिए 100% ड्यूटी ड्रॉबैक है। ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। 100% ड्यूटी ड्रॉबैक एयरक्राफ्ट के केस में
फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स ऑयल पे। इसके अलावा कोई और चीज़ है एयरक्राफ्ट की? 98%। जनरल रूल हमेशा 98%। वेसल में चाहे फ्यूल हो, लुब्रिकेंट ऑयल हो या और कोई स्टोर्स हो, सब पे 98%। वेसल पे कोई छूट नहीं है फ्यूल एंड लुब्रिकेंट ऑयल की, बट एयरक्राफ्ट के फ्यूल पे अगर 1 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी पे करिए, पूरा 1 लाख रुपए हमें मिल जाएगा एज अ ड्रॉबैक। ठीक है, तो ये था ड्रॉबैक का प्रोविजन। फिर आता है सप्लाई ऑफ स्टोर्स। छोटे छोटे प्रोविजन है, ठीक है, ज़्यादा याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस एक दो बार पढ़ोगे आराम से ये दिमाग में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट क्या कहता है? गुड्स मैन्युफैक्चर हुए इंडिया में required as stores on any foreign going vessel or aircraft may be exported free of export duty। इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इन गुड्स को किसी भी वेसल या एयरक्राफ्ट पे देना है ताकि ये इंडिया से बाहर चले जाए, तो एक्सपोर्ट हो गए, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी if they are exported in such quantities as the proper officer may determine, having regard to the size of vessel or aircraft, number of passengers and crew and the length of journey। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई फ्लाइट जा रही है इंडिया से अमेरिका जा रही है, अब ऐसा नहीं कि इस पे 100 किलो वीट रख दिया, कहेंगे कि फ्लाइट में खाएंगे, या 1 लाख लीटर्स वाइन रख दी, बहुत ज़्यादा है। तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड कैसे? मतलब डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ वेसल, कितना बड़ा वेसल है, कितने लोग उस पर ट्रैवल कर रहे हैं, कितनी देर की जर्नी है। अब वेसल अगर हो तो वेसल तो हमने देखा था कि 2 महीने 3 महीने लंबी ड्यूरेशन भी हो सकती है। एयरक्राफ्ट छोटे होते हैं, लेट से 12 घंटे या 18 घंटे की फ्लाइट है, तो डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ फ्लाइट, लेंथ ऑफ जर्नी, नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स, साइज ऑफ वेसल, उतना स्टोर्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट विदाउट एक्सपोर्ट पेइंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 90, इसको भी देख के स्टोर्स के कंसेप्ट को खत्म करते हैं। ये बात करता है स्टोर सप्लाई टू इंडियन नेवल वेसल्स, यानी इंडियन नेवी को अगर हम स्टोर सप्लाई करें, क्योंकि इंडियन नेवी भी क्या है, शिप्स हैं इनके पास काफ़ी सारे, उनमें क्रू मेंबर्स हैं, इंडियन आर्मी है, तो वो स्टोर्स यूज़ करेंगे, उनके भी फूड ड्रिंक्स होगी, मेडिसिन होंगे, फ्यूल होगा, तो उन स्टोर्स का क्या करें, क्योंकि इंडियन नेवी हमेशा इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर काम करती है, अंदर भी काम करती है, बाहर भी काम करती है, डजेंट मैटर, बट इंडियन नेवी को स्टोर्स दे रहे हैं तो क्या होगा, उसके लिए भी प्रोविजन बना रखे हैं। इंपोर्टेड स्टोर्स मे बी कंज्यूम्ड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन शिप ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी पे स्टोर्स विदाउट ड्यूटी हम यूज कर सकते हैं। इसी के लिए हमने एक चीज पहले पढ़ी थी, जब हम ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमने पढ़ा था that custom act provide that any imported stores on board a vessel or aircraft may be consumed if that vessel is a foreign going vessel aircraft। और यहीं पे एक चीज थी, अदर देन स्टोर्स टू विच सेक्शन 90 अप्लाइज, यानी कि नेवी वाले स्टोर्स की बात नहीं कर रहा है। मतलब नेवी वाला व्हीकल फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट हो या ना हो, भले ही वो विद इन 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के, स्टिल वो स्टोर्स ड्यूटी फ्री यूज कर सकते हैं, बिकॉज इंडियन आर्मी का सिर्फ सॉरी इंडियन आर्मी से हम कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकते। इंडियन आर्मी बहुत बड़ी सर्विस दे रही है हमारे नेशन को, तो उनके लिए हम कोई भी उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, चाहे वो इंडिया में काम करे, इंडिया के बाहर काम करे। फिर कहता है इंपोर्टेड स्टोर्स सप्लाइड टू द शिप ऑफ इंडियन नेवी आर नॉट सब्जेक्ट टू इम्पोर्ट ड्यूटी। स्टोर्स पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी अगर इंडियन नेवी को दे रहे हैं। 100% ड्रॉबैक, ये चीज़ MCQ वाली चीज़ है, देखो 100% ड्रॉबैक अवेलेबल फॉर ऑल स्टोर्स टेकन ऑन शिप ऑफ इंडियन नेवी। ड्रॉबैक अगर याद हो, बिना ऊपर देखे अगर हम देखें, हमने पढ़ा था ड्रॉबैक का जनरल रूल है 98% ड्रॉबैक ही मिलेगा, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो चाहे वो वेसल हो। बट एयरक्राफ्ट में 100% मिल जाता था फ्यूल एंड लुब्रिकेंट ऑयल का। ठीक है, देख भी लेते हैं, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट ऑयल पे 100% मिलता था, बाकी सब पे 98। अब इंडियन नेवी के लिए
एक एक्सेप्शन है, अगेन वही इंडियन नेवी बहुत बड़ी सर्विस हमें दे रही है, तो उनके लिए 100% ड्यूटी ड्रॉबैक है, 98% नहीं है। भले ही ये वेसल है, वेसल के लिए तो हमेशा से 98% था नॉर्मली, 100% था भी नहीं, बट इंडियन नेवी के लिए एक्सेप्शन है, 100% का ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था स्टोर्स का एक छोटा सा कंसेप्ट, ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक है नहीं। एमसीक्यू के लिए पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक दो बार देखोगे। 20 मिनट्स की ये वीडियो है, बार बार देख लो, एक बार, बार बार ना भी देखो, ठीक है, एक बार देखो, बार फिर से रीड करो, आसानी से चीज़ें याद हो जाएगी। विद दिस हमारा ये कंसेप्ट खत्म होता है, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।